तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, कहते हैं मुर्दों को दफन करने के बजाय उन्हें जलाना ही सही होता है। हर धर्म के रीति रिवाज इस चीज को अलग अलग तरीके से बयां करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में मुर्दों को जलाया जाता है और कहते हैं कि अगर हिंदू धर्म में किसी इंसान को दफना दिया जाए तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। जी हाँ दोस्तों, उस रात में ना जाने किस जगह से बाइक लेकर गुजर रहा था। मेरे पीछे मेरा दोस्त अंकुश बैठा हुआ था। अंकुश और मैं इधर उधर की बातें कर रहे थे कि तभी अंकुश ने बोला, भाई ये अनजान जगह कौन सी है? इस पर मैंने उसे बताया कि ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन हम दोनों सिर्फ अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए किसी भी रास्ते का चुनाव कर रहे थे। इसी बीच अंकुश ने मुझे बताया कि इस रास्ते पर हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जिस रास्ते पर हमारी बाइक चल रही है उस हिसाब से तो ये रास्ता उसे थोड़ा अजीब लग रहा है। इस पर मैंने अंकुश को बोला, यार ऐसा कुछ नहीं है, बस हमारे दिमाग में थोड़ा बहुत भ्रम पैदा हो जाता है। मेरी बात सुनकर अंकुश मुस्कुराया और तभी हमारी बाइक ने हमें एकदम से धोखा दे दिया। जो बाइक इतनी देर से अच्छी खासी रफ्तार से चल रही थी वो अचानक ही बीच रास्ते पर रुक गई। वो सड़क भी कच्ची सड़क थी जिसके ऊपर कंकड़ पत्थर नजर आ रहे थे। हर जगह पर उखड़े हुए पत्थर थे और उसके आसपास बहुत ही सुनसान जगह थी जिसको हम छोटा जंगल भी कह सकते हैं। वहां लंबे लंबे पेड़ पौधे मौजूद थे, लेकिन उन पेड़ों की गहराई इतनी ज्यादा नहीं थी। ऐसे में वो इतने घने नजर नहीं आ रहे थे। तभी अंकुश ने बोला, लगता है तेरी बाइक की बैटरी डाउन हो गई है भाई। इस पर मैंने उसे बताया कि मेरी बाइक गर्म होने के बाद कई बार अपने आप बंद हो जाती है, इसलिए हमें थोड़ी देर वेट करना चाहिए। ऊपर से गर्मियों का मौसम है तो ऐसे में बाइक का गर्म होना भी आम है। अब तक रात के 11:30 बजने को आए थे। हम दोनों को बहुत ही जल्दी अपने सेंटर तक पहुंचना था। दरअसल हम जिस जगह पर जा रहे थे वहां कल सुबह हमारी एग्जाम थी और उसी के बगल में हमने अपने लिए एक मकान ढूंढ रखा था। हम रात को वहीं पर रुकने वाले थे, तो ऐसे में मैं और अंकुश सिर्फ खाना खाने के लिए मार्केट की तरफ आए थे। लेकिन हमें क्या मालूम था कि ये रास्ता शॉर्टकट होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा डरावना भी साबित हो जाएगा। हम दोनों तो बड़े आराम के साथ इस रास्ते से सफर करते हुए लौटे थे, लेकिन अब हमें एहसास हो रहा था कि हमें इस रास्ते से नहीं आना चाहिए था। एक तो हमारी बाइक बंद पड़ गई थी और ऊपर से हमें यहाँ पर दूर दूर तक दूसरा कोई गाड़ी वाला नजर ही नहीं आ रहा था जो हमें लिफ्ट दे सके। ऐसे में अब हमें यही इंतजार था कि जल्दी से जल्दी हमारी बाइक किसी तरह से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि इस बार अगर हमारी मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होती तो हमें पैदल उस मकान के लिए निकलना पड़ेगा। फिर इसी बीच हमें एक आदमी दिखा, तो हमने देखा कि गर्मी के मौसम में भी उस आदमी ने जैकेट पहन रखा था। एक बार तो मैं उस आदमी की तरफ देखता ही रह गया, क्योंकि उसकी हरकतें इतनी ज्यादा अजीब थी कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं उस आदमी की तरफ देखकर हंस रहा था तो अंकुश भी मेरे साथ साथ उस आदमी की तरफ देखकर अजीब सी मुस्कान दे रहा था। तभी वो आदमी पता नहीं क्यों लेकिन हमारी ओर पलटा और हमारे पास आकर बोला, किसी की हरकत पर हंसना नहीं चाहिए वरना भारी पड़ जाता है। इस पर मैंने उस आदमी से बोला, अरे ताऊ जी आप तो बुराई मान गए, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, आप गर्मी के मौसम में भी जैकेट पहनकर क्यों घूम रहे हो? इस पर उस आदमी ने हम दोनों को पीछे की तरफ देखने को बोला। अब ये सुनकर हम एकदम से पीछे की ओर देखने लगे तो हमने देखा कि वहां पर हमें कोई नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई आदमी खेजड़ी के पास बैठकर कुछ कर रहा है। हमने उसे देखकर वापस से सामने की तरफ देखा तो हमने पाया कि अब वो आदमी वहां से गायब हो गया था। दूर दूर तक उस आदमी का कोई नामो निशान तक नहीं था। एक बार के लिए तो मुझे लगा कि वो यहीं कहीं आसपास छुपा हुआ है और हमसे मजे लेने के लिए हमारे साथ ऐसी हरकतें कर रहा है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि वो कहीं भी नजर ही नहीं आ रहा था। ऐसे में मैंने अंकुश की तरफ देखते बोला, अरे भाई ये किस तरह की बला है, इसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है यार, आखिर वो गया कहाँ? मेरी बात सुनकर अंकुश भी हैरान के साथ साथ इधर उधर देखता जा रहा था, लेकिन हमें उस आदमी का कोई अता पता ही नहीं था कि वो एक पल में कहाँ गायब हो गया। हम दोनों उसे इधर उधर देखने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन दोस्तों सच कहूं तो अब वो कहीं दूर चला गया था, यानी कि वो हमारे आसपास तो नहीं था। फिर अंकुश ने एकदम से बोला, ये सब छोड़ और जल्दी से बाइक स्टार्ट कर, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही है। उसकी बात सुनकर मैंने तुरंत ही बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस बार मैंने अंकुश को बोला, भाई एक काम कर, थोड़ी देर के लिए धक्का मार,
हो सकता है धक्का मारने के बाद बाइक स्टार्ट हो जाए। इस बार अंकुश ने उस काम को अंजाम दिया और बाइक को धक्का मारना शुरू कर दिया। और शायद हमारी बाइक भी यही चाहती थी कि उसे धक्का मारकर स्टार्ट किया जाए। इस बार जैसे उसे धक्का मारा गया तो बाइक एक झटके में स्टार्ट हो गई। उसके बाद अंकुश भी तुरंत मेरे पीछे हट गया, लेकिन इस बार मैंने एक्सीलेटर दबाने की कोशिश की तो बाइक एक ही जगह पर स्लिप मार रही थी। ऐसा लग रहा था कि बाइक को आगे बढ़ाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन बाइक आगे नहीं बढ़ना चाहती। टायर उस कंकर पत्थर के ऊपर घूम रहा था और इसी बीच मेरी नजर मेरे जस्ट पीछे गई और जैसे मेरे पीछे की ओर देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। दरअसल मैंने देखा कि उस आदमी ने एक हाथ से हमारी बाइक को पकड़ा हुआ था। मुझे उस आदमी की हरकत बड़ी ही खराब लगी, इसलिए मैंने उस आदमी को बोला, अबे पागल है क्या, मेरी बाइक को छोड़। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी, उल्टा उसने बाइक को एकदम से नीचे पटक दिया। बाइक के साथ साथ मैं और अंकुश भी उस पथरीली सड़क के ऊपर गिर गए थे, जिस वजह से हमारे हाथ और पैरों में 2-3 पत्थर चुभ गए और खून बहने लगा। इस पर मुझे उस आदमी के ऊपर इतना गुस्सा आया कि मैं पत्थर से उसका सर फोड़ देना चाहता था, लेकिन वो तो सही समय पर अंकुश ने मुझे रोक लिया। फिर मैंने उस आदमी को बोला, अबे तुझको हमसे प्रॉब्लम क्या है। इस पर उस आदमी ने हमें कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन को दूसरी तरफ घुमाना शुरू कर दिया और जैसे ही मैंने उसकी पूरी गर्दन को चारों ओर घूमते देखा तो फिर हमारी तो पतलून गीली हो गई। ये नजारा हमारे लिए किसी दहशत भरे मंजर से कम नहीं था। हम दोनों वहां से तुरंत ही निकलना चाहते थे, लेकिन उस आदमी के सामने से भागने की अब हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि तभी उस आदमी ने बोला, मैंने तुम दोनों को पहले ही बोला था कि किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और यही चीज मुझे बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा भला मैं अपने रास्ते से निकल रहा था, लेकिन तुम दोनों ने अपनी मौत को दावत दी है। अब उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा भयानक और डरावनी हो चुकी थी। उसकी आवाज को सुनकर ही हमारे कान फट रहे थे। तभी मैंने अंकुश को बोला, देख क्या रहा है, जल्दी भाग यहाँ से। इतना कहकर हम दोनों एक पगडंडी से होते हुए भागने लगे। वो पगडंडी उस रास्ते से दूसरी तरफ निकलती थी, पर हमें नहीं मालूम कि वो कहाँ जाती थी। लेकिन अब हमें जिस तरफ भी रास्ता दिख रहा था हम उसी तरफ भागते जा रहे थे। हमने ये नहीं सोचा था कि हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है या फिर कहीं और। हमें बस इस आदमी से पीछा छुड़वाना था। ऐसे में हम किसी भी दिशा में भागते जा रहे थे। हमने जितनी कोशिश करनी थी उतनी कोशिश को अंजाम भी दिया, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि हमने कुछ अधूरा छोड़ दिया है। हम चाहकर भी आगे भाग नहीं पा रहे थे। फिर इसी बीच अंकुश ने बोला, भाई लगता है इस तरफ हमें कोई ऐसा मकान ही मिल जाएगा जिसके अंदर हम थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे। ऐसे में तो इधर उधर देखता रहे कि कोई आदमी या फिर कोई मकान नजर आता है या फिर नहीं। हम जैसे पीछे मुड़कर देखते तो पीछे का नजारा एकदम साफ दिखता। वो आदमी हमारे पीछे दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो एक ऊपरी शक्ति थी और वो कभी भी हवा के झोंके की तरह हमारे पास पहुंच सकती थी। ऐसे में हमें किसी भी तरह से जल्दी किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचना था, वरना वो हम दोनों का कचूमर बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगाने वाला। हम दोनों इस चीज से बहुत ज्यादा घबरा रहे थे कि आगे हमारे साथ क्या होगा। हम दोनों को ये चीज समझ में नहीं आ रही थी कि ऐसे हालत में हम दोनों को आखिर क्या करना चाहिए। अंकुश की भी हालत बहुत खराब थी और मैं भी ज्यादा सोच विचार करने के लायक नहीं था। तभी अंकुश ने हमारे हाथ से इशारा किया तो मैंने देखा कि वो एक छोटा सा हॉल था और उसके आसपास दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने अंकुश को बोला, यार तूने जगह तो सही बताई है, लेकिन इससे भी कोई सही जगह है? ये तो एकदम खुला पड़ा है। इस पर अंकुश ने कहा, हम दोनों यहीं पर बैठते हैं, आगे जो होगा देखा जाएगा। उसकी बात सुनकर मैंने भी हामी भरी और फिर हम दोनों जल्दी से उस जगह पर पहुंच गए और हमने देखा कि वो जो हॉल बना हुआ था वो किसी की याद में बनाया गया था। ऐसा लग रहा था कि किसी की मौत होने के बाद ठीक इसी स्थान पर उसको बनाया गया होगा। इतने में ही हमें थोड़ा सा दूर एक आदमी की जली हुई चिता नजर आई। दरअसल उस जगह पर कोई चीज जली हुई थी और इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि इंसान की राख थी वो, जो आग में तपकर बन जाती है। मैं थोड़ी गहराई के साथ इस चीज के बारे में सोचने की कोशिश कर रहा था कि जिस आदमी को सामने चलाया गया है ये हॉल उसी के लिए बनाया गया होगा। इतने में ही वहां से हमें कुछ अजीब सी आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई लकड़ी टूट रही है। ये आवाज इतनी जोर की थी कि हम दोनों के कान खड़े हो गए और हम बड़े ही ध्यान के साथ उस तरफ देखने लगे।
तभी अंकुश ने मेरी तरफ देखते हुए बोला, अगर हम दोनों यहीं पर फंसे रहे तो फिर आज की रात बीत जाने के बाद एग्जाम कोई और ही देगा भाई, और इतने महीने जो तैयारी कर रहा हूँ ना मैं, वो सारी धूल में मिल जाएगी। उसकी बात सुनकर मुझे भी थोड़ा अफसोस हो रहा था कि हम दोनों को किसी के चलते हुए मुसाफिर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। कभी कभी मजाक उड़ाने वाली आदत आपके लिए इतनी भयानक बन जाती है कि आप अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। उसके बाद अंकुश ने बोला, अब हम दोनों को यहाँ से निकलना ही होगा। अगर हम दोनों यहीं पर रुके रहे तो या तो हमारी एग्जाम पूरी नहीं होगी या फिर हम दोनों यहीं पर जिंदा गाड़ दिए जाएंगे, और ये जगह भी मुझे बहुत ही डरावनी लग रही है। पहले तो मुझे अंकुश ने बताया कि हम दोनों को इस स्थान पर रुकना चाहिए, लेकिन अब पढ़ाई की टेंशन ने उसे इस कदर लटका दिया था कि वो अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहा था। ऐसे में मैंने भी सोचा कि अब जो होगा वो देखा जाएगा। हमने तुरंत ही वापस से उसी रास्ते पर चलना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार हम जैसे जैसे रास्ते पर चलते जा रहे थे तो वैसे वैसे हम दोनों को ऐसा लग रहा था कि आगे वाली जमीन अंदर धंसती जा रही है और हम दोनों बहुत ही जल्दी उस जमीन के अंदर समा जाएंगे। लेकिन अंकुश ने बोला, तू चिंता मत कर, बस चलता जा, ये सब हमें भटकाने की साजिश है। अब मेरे पास अंकुश के पीछे पीछे चलने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था, तो ऐसे में मैंने भी सब कुछ किस्मत पर ही छोड़ दिया। हम दोनों अपनी पैदल यात्रा को अंजाम देते हुए वापस से सड़क पर पहुंच चुके थे, जहां पर हमने उस आदमी को आखिरी बार भटकते हुए देखा था। उस आदमी की याद आते ही हम दोनों की सांसें फिर से फूलने लगी। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात ये थी कि हमारी बाइक ठीक उसी जगह पर खड़ी थी और वहां आसपास हमें कोई भी नजर नहीं आ रहा था। पर सबसे ज्यादा अजीब बात तो ये थी कि उस आदमी ने आखिरी बार हमारे साथ यहीं पर एक भयंकर घटना को अंजाम दिया था। उसके बाद से वो आदमी हमें कहीं भी नजर नहीं आया था। बाद में मैं और अंकुश अपनी बाइक पर सवार हुए और बाइक भी पहले ही झटके में स्टार्ट हो गई। अब ये सब होने के बाद जाकर मुझे थोड़ी राहत की सांस मिल रही थी, लेकिन फिर मैंने बाइक स्टार्ट की और हम तेजी से उस जगह से निकलने लगे। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि इस रास्ते से हम दो नहीं बल्कि 3 मुसाफिर सफर कर रहे हैं। मैं बार बार कांच में भी देखने की कोशिश करता, लेकिन वहां कोई नजर ही नहीं आता। अंकुश को भी मैंने यही बताया, मगर मेरी इस बात पर अंकुश उल्टा मेरा ही मजाक उड़ाते बोला, अरे भाई तू भी वैकी वैकी बातें कर रहा है यार, लगता है उस भूत ने तेरे दिमाग में जगह बना ली है, चुपचाप बाइक चला। अंकुश की बात सुनकर मैंने भी खामोशी साध ली और चुपचाप बाइक को भगाता ही रहा। थोड़ी देर के बाद हम दोनों मेन रोड पर पहुंच गए और मेन रोड पर पहुंचने के बाद मुझे महसूस हुआ कि अभी अभी मुझे बाइक के ऊपर जो 3 लोग सवार होने का एहसास हो रहा था, अब वो एहसास खत्म हो गया था। अब मुझे मेरी बाइक काफी हद तक हल्की महसूस हो रही थी। फिर उसके बाद हम दोनों वहां से निकले और सीधा अपने किराए के मकान के लिए पहुंच गए। तो हमने देखा कि अब तक रात के 1:30 बज चुके थे और हमारे साथ हुए अभी उस भयानक घटना के चलते हम दोनों को नींद भी नहीं आ रही थी। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि इस घटना को किसके साथ शेयर किया जाए। फिर बाद में मैं और अंकुश वापस से छत से नीचे उतरे और सिगरेट पीते हुए सड़क पर आ गए। तो हमने देखा कि सड़क के ऊपर हमें एक हवलदार खड़ा हुआ नजर आ रहा था। उस हवलदार ने हमें देखते बोला, अबे तुम दोनों इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम अच्छी तरह से जानते थे कि अगर हमने इसके सामने बदतमीजी की तो फिर हम दोनों को अंदर डाल देगा, इसलिए हम बड़ी सरलता से उसके पास जाकर उसे पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताना शुरू कर दिया। तभी हवलदार ने हमारी पूरी कहानी सुनाने के बाद थोड़ा सा घबरा गया और फिर उसने बोला, तुम लोग बेवकूफ हो जो उस रास्ते से आए, तुम जानते भी हो उस रास्ते से दिन में कोई भी नहीं आता है। अब ये सुनकर हमने उसकी वजह पूछी तो उस हवलदार ने बोला, लगभग 7 साल पहले वहां पर एक आदमी को दफनाया गया है और उस आदमी को दफनाने की वजह ये थी कि वो आदमी समाधि लेना चाहता था, लेकिन उसके परिवार वालों ने और साथ ही पुलिस प्रशासन ने उसे समाधि लेने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि आजकल के जमाने में किसी को समाधि नहीं लेने दी जा सकती। और शायद यही वजह थी कि उसकी मौत के बाद उसे जलाने के बजाय लोगों ने वहीं दफना दिया। कुछ लोगों का तो इतना भी कहना है कि उसे जिंदा ही दफनाया गया था, लेकिन मौत के बाद उसको वो सम्मान नहीं मिला जो एक समाधि वाले संत को मिलना चाहिए। हालांकि वो लोगों को नुकसान तो नहीं पहुंचाता, लेकिन जो उसके साथ बदतमीजी करता है वो उसकी जिंदगी तबाह कर देता है। तुम दोनों अभी खतरे से बाहर हो और अब वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। दोस्तों, ये सुनकर हम दोनों को काफी हद तक चैन की सांस मिली और हमने जल्दी से उस इलाके को छोड़ दिया। लेकिन उस दिन हमें इस चीज का एहसास हुआ कि चलते हुए आदमी का कोई मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और वो मजाक हम पर भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही।